हाँ जी, राम राम सा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। आ गए आप सभी। जय श्री राम। कैसे हैं बेटा आप सब? गुड इवनिंग। जय श्री राधे कृष्णा। आ गई, देखो आपने बुलाया, मैं आ गई स्वीटी राजपूत जी। बिल्कुल वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम फिलहाल अब नहीं है जी। हाँ, इंतजार खत्म हुआ आप लोगों का। बस अब आपको जुड़ जाना है, फटाफट वीडियो शेयर कर देना है, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना है और लाइक भी कर देना है। हेलो सभी को, बिल्कुल जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री राम। ओके, उत्तर प्रदेश से हैं, स्वागत है बेटा आपका। मैं ठीक हूँ बेटा, आप सभी की दुआएं हैं। आप सब कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल जी। तो आप लोगों ने नो डाउट दिया होगा एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम देख करके अच्छी परफॉर्मेंस भी पाई होगी, और लास्ट में जो टॉपर रहे हैं बिल्कुल उनके नाम भी आप लोगों को बताए जाएंगे। रीट माता की जय। हाँ, इस बार सारे के सारे टोटके कर देना, रद्द ना हो। वैसे ये पात्रता है, ये कह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। तो बिल्कुल एक बार फिर से कहूँगी, वीडियो आप सभी तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ, शुरुआत करते हैं। पांचवा ये अपना टेस्ट है। देखिए जरा इसमें क्वेश्चन संख्या 1 से 4, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक इस अपठित गद्यांश को पढ़ करके आपको क्या देने हैं? उत्तर। आपको जैसा कि पता है आपके 2 आते हैं, मैं 1 के अंतर्गत लेकर के इसमें बढ़ रही हूँ। हाँ, आशीर्वाद शुभकामनाएं बिल्कुल है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे तकनीकी, ये शब्द शुद्धि में भी बहुत आता है शब्द। प्रबंधन का वृक्ष तभी फैलता है जब सकल रूप में जरूरतों, नवीनीकरण, करण प्रत्यय जहां होता है अंतिम मात्रा बड़ी होती है, अंतर निर्भरता और प्राकृतिक प्रवाह का स्व कार्यान्वयन होता है। विकास के प्रतिरूप ही विकास की प्रक्रिया के लक्षण होते हैं, जिनका मतलब यह होता है कि चीजें धीमे परिवर्तन और अचानक रूपांतरण के मिले जुले रूप में चलती हैं। हम रूपांतरण, रूपांतरण होता है परिवर्तन, या तो कई छलांग को जन्म देता है जिससे सोच, ज्ञान अथवा क्षमता के लिए और विकसित पटल का प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भाव जन्म के लिए आता है, या फिर पुराने किसी पटल पर जा गिरता है। अच्छा प्रबंध ऊपर उठने तथा पीछे गिरने की प्रक्रिया को इस प्रकार अनवरत अनवरत लगातार जारी रखता है कि ऊपर उठने की आवृत्ति और उसका तात्विक आकार पीछे गिरने की अपरिहार्यता को सदा न सिर्फ संभाले रहे बल्कि निरस्त भी करता चले। हमारे बच्चे बड़े अच्छे, टेक्निकल टीम को भी नमस्ते कर रहे हैं। आवाज में कुछ गड़बड़ है क्या? तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। वैसे देख रहे हैं शब्द में संधि नहीं है।
आप अपने आंसर्स बता दीजिए। गुड। ओके, आप बिहार से हैं, बिल्कुल स्वागत है। आवाज आएगी जब मैं बोलूंगी। आंसर आपका आ गया है सी। आज तो बड़ा सोच समझ कर जवाब दे रहे हैं आप। एक दिन पहले मैंने ऐसा प्रश्न पूछा था, उसमें आप लोग वापस से कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन आज हाँ आपने ध्यान दिया इस चीज पर। देखिए ये पूछ रहे कौन से शब्द में संधि नहीं है। कार्यान्वयन, कार्यधन, अन्वयन, अन्वयन में भी संधि आ जाएगी, अनुधन अयन आ जाएगा, अंतः निर्भरता, अंतः विसर्ग संधि आ जाएगी बच्चों। ये जो रह है ये विसर्ग में बदल जाएगा। रूपांतरण, रूपधन अंतरण। ये देखो प्राकृतिक, इसमें प्रकृति मूल शब्द है और इक क्या है, प्रत्यय, तो ये संधि नहीं है। प्रकृति में जब इक प्रत्यय जुड़ा तो शब्द क्या बन गया, प्राकृतिक। तो हम बात करें इसमें संधि नहीं है, इक प्रत्यय ने जो परिवर्तन किया वो है संधि, वहां जहां दो वर्णों से कोई नया विकार उत्पन्न होता है। सो के सुरेश वेलकम। और आपका काम शुरू भी है, वीडियो शेयर कर देना है ना। दूसरा प्रश्न आपका, कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? अनवरत, अपरिहार्य, प्रतिरूप, ऊपर। ये आपके 4 ऑप्शन है, जरा जल्दी से बता दीजिए। इतने लाइक्स जी, आपकी ही दुआ है, ये आप ही करने वाले हैं। दो आंसर आ रहे हैं, सी और डी। लगभग बच्चे डी जवाब दे रहे हैं, गुड। अगर बात करें कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, अनवरत, आपको पता है लगातार को बोलते हैं, अन उपसर्ग आ चुका है। अपरिहार्य, अ उपसर्ग आ गया है। प्रतिरूप, प्रति उपसर्ग है। ऊपर मूल शब्द है, अव्यय है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया, 4 नंबर। और आज कुछ तो विशेष है, सरप्राइज है आप लोगों के लिए। जी बिल्कुल, सोचो क्या हो सकता है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3, भाषा में सबसे अधिक कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, विसर्ग। हाँ सुरेश, मुझे पता है आपकी पोस्टिंग हो गई है, पर फिर भी आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब। 2 आंसर आ रहे हैं, ए और बी। मुझे पता था इसमें यही आंसर आना है, ए और बी में ही। कोई पूर्ण विराम, कोई अल्प विराम, सब ऐसे ही आप कह रहे हैं। हाँ लगभग तो कहते हैं पूर्ण विराम। क्यों भाई, प्रश्नवाचक या विस्मयादि बोधक ऐसे चिन्हों का प्रयोग नहीं करते क्या? अल्प विराम तो एक वाक्य में ही बहुत जगह प्रयोग में आ जाता है। अल्प विराम का प्रयोग हम एक से अधिक वाचक अव्यय शब्दों के स्थान पर, शब्दों को जोड़ने में योजक शब्दों के स्थान पर आप कर पाते हैं।
तो सबसे ज्यादा तो हम एक ही वाक्य में 4-4 जगह अल्प विराम लगा सकते हैं। अल्प विराम कोमा, तो बिल्कुल आंसर एक मत करना, पहले बी आएगा इसका आंसर। ये नहीं तो ए कर सकते हैं आप लोग, वो अलग बात है। हम हर जगह पूर्ण विराम लगाते हैं और अल्प विराम वगैरह का ध्यान नहीं है तो वो गलतियां हो जाती हैं। देखो इसमें सही वचन रूप कौन सा नहीं है? फैलता फैलते, प्रतिरूप प्रतिरूपी, गिरना गिरने, प्रक्रिया प्रक्रियाएं। अल्प विराम कोमा, मैंने पिछले टाइम में एक विराम चिन्ह से जुड़ी क्लास ली है, उसमें आपको बताया है, एक बार आप देखिएगा कहाँ कहाँ अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, तो क्लियर हो जाएगा आपको। आंसर बड़े आ रहे हैं इस बार, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। 3 उत्तर आप बता रहे हैं, बी सी डी। चलिए बात करें सबसे पहले सी। सी का क्यों आपने गलत किया? गिरना से गिरने, ठीक है, गिरने नहीं देंगे आप ऐसे बोलते हैं तो वो तो ठीक है। प्रक्रिया आकारांत रूप है इसके अंतर्गत, तो प्रक्रियाएं जैसे परीक्षा से परीक्षाएं, तो ये तो सही है। प्रतिरूप से प्रतिरूपी नहीं बनेगा, स्त्रीलिंग नहीं पूछ रही हूँ, वचन रूप पूछा गया था, तो इसके अंदर आंसर आएगा कौन सा? 2 नंबर। बच्चों ने 3 ऑप्शन चुना है, एक तो नहीं चुना। वैसे फैलता से आप इस चीज को तो सही कर सकते थे, ऑप्शन से सही कर सकते थे। कौन से शब्द अशुद्ध हैं? पक्षीराज सन्यासी, अंत्याक्षरी उपलक्ष्य, बारात गांधी, झांसी अभिजात्य। मुझे उम्मीद है आंसर आप सबका सही आना चाहिए इसमें। लाल सिंह मीना, जितना है बेटा प्रश्न उसके हिसाब से तो क्लियर कर रहे हैं। ए आ गया है, सी आ गया है, डी आ गया है। ए डी सबसे ज्यादा आ रहा है और फिर सी का नंबर आ रहा है, ए डी सी। चलिए बात करें, पूछा है अशुद्ध कौन सा है? पक्षीराज, राज लगते पक्षीराज में तो ई की मात्रा कैसी होती है? छोटी होती है, तो ये तो सही है। सन्यासी सही है, दोनों ने आधे ही है और यही सर्वाधिक शुद्ध है, तो ये तो सही है। अंत्याक्षरी, अंत्य धन अक्षरी, अंतिम अक्षर वाली, ई प्रत्यय रूप में। उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य नहीं होता है, ध्यान रखना है। बारात नहीं, बारात होता है, गांधी में चंद्र बिंदु होती है, सारे सही है। यहाँ झांसी पर चंद्र बिंदु नहीं। अभिजात में जब यह प्रत्यय जुड़ेगा तो पहले वर्ण में जो स्वर है उसमें वृद्धि होगी, तो ये बनेगा आभि। अंतिम वर्ण को क्या करेगा यह प्रत्यय? आधा, तो रूप बन जाएगा अभिजात्य। तो इसका मतलब आंसर कौन सा है गलत वाला? आपका 4 नंबर। चंद्र बिंदु नहीं है और आ की बजाय ए लिखा हुआ है, तो आंसर कौन सा है? 4 नंबर इसका आंसर है। हाँ बिल्कुल, बारात होता है, बारात नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज सही हो गई है इसके अंतर्गत, 4 नंबर यहाँ पर। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन से शब्दों का समास विग्रह अशुद्ध है? कौन से शब्द का? शब्दों का नहीं, शब्द का समास विग्रह अशुद्ध है। शताब्दी, शताब्दियों का समूह,
रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। ध्यान मग्न, ध्यान से मग्न। चवन्नी, चार आनों का समाहार। वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब भी करना है। बीकानेर से प्रणाम स्वीकृत कर लिया है। सी, ए, ए और सी, दो आंसर्स में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ए और सी में देखते हैं जरा कौन से शब्द का समास विग्रह अशुद्ध है, ये पूछा गया है। आप ये दो में हैं। देखो, समास विग्रह का रूप होता है कि जो दो पद दिए गए हैं उन्हीं पदों का प्रयोग होना चाहिए समास विग्रह में, वो सर्वाधिक शुद्ध रूप माना जाता है। तो चवन्नी, चौधन अन्य रूप आएगा, तो अन्य यानी आने, चार आनों का समाहार, ये तो सही है। रेलगाड़ी, तो रेल और गाड़ी दो है, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये रूप भी सही आ गया। शताब्दी, शत अवधियों का समूह, अवधि यानी होता है वर्षों का, तो 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं, ये भी सही है। ध्यान मग्न, ध्यान से मग्न नहीं होगा। वैसे आप कई सोचते हैं मग्न अशुद्ध है, वो तो ठीक है, पर ध्यान में मग्न जो है वो है, तो से नहीं आएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा आपका? 3 नंबर। बिल्कुल आपके लिए है सरप्राइज, एसएसटी वालों के लिए है सरप्राइज। आज जल्द ही आएगा आपका सरप्राइज, ठीक है। राम धीरे बोलता है, रेखांकित पद में कौन सा पद बंद है? संज्ञा पद बंद है, सर्वनाम पद बंद, विशेषण पद बंद, क्रिया विशेषण या अव्यय पद बंद। ये ऑप्शन है, बता दीजिए। छोटी काशी से नतमस्तक, बिल्कुल, बहुत आशीर्वाद। डी, सी, डी और सी दो आंसर आप लोगों ने बताए हैं, देख लेते हैं जरा। धीरे बोलता है, बोलना है क्रिया, और क्रिया की विशेषता है वो कैसे बोला जा रहा है? धीरे बोला जा रहा है। इसका मतलब क्रिया की जो विशेषता बता रहा है वो होता है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण किसका भेद होता है? अव्यय का। तो इसका मतलब ये क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध का रूप है, तो आंसर कौन सा नंबर होगा? 4 नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ 4 नंबर। किसी सर्वनाम शब्द कौन से सर्वनाम का विकारी रूप है? कोई, कुछ, क्या, कौन? आराम से सोच समझ के जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का। देखते हैं कितने बच्चे क्या जवाब देते हैं। वैसे तो ये अलग अलग जाएगा आंसर, मुझे पता है, लेकिन अब कितने क्या बताएंगे आप देखो। आंसर आने अब शुरू होंगे आप लोगों के। डी, ए और डी, दो उत्तर आप बता रहे हैं। कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देती हूँ, सर्वनाम से ये प्रश्न मैंने पूछा, किसी सर्वनाम शब्द कौन से सर्वनाम का विकारी रूप है, यानी परिवर्तित रूप है, ये पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पर एक तो कुछ है, एक क्या है, ये तो दोनों निर्जीव हैं, तो निर्जीव के रूप से कभी परिवर्तन नहीं होता है। जो भी परिवर्तन होगा वो सजीव से होगा। सजीव के दो रूप हैं, एक कोई, एक कौन। ये किसी शब्द है, तो किसी शब्द कोई का योग है,
किस अगर होता तो वो कौन से आता। तो इसका मतलब कोई का विकारी रूप, यानी जब कारक विभक्ति चिन्ह जुड़ते हैं तो कोई किस में परिवर्तित हो जाता है, किसी के अंतर्गत। तो इसका मतलब आंसर कौन सा नंबर आएगा, 4 नंबर। और निर्जीव से कभी रूप में परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सॉरी, मैं 4 नंबर बोल गई शायद, आंसर 1 नंबर इसका क्या होगा, उत्तर होगा। कोई। संयुक्त वाक्य का चयन करना है। मोहन जानता है कि राम ईमानदार है, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। रोहन जयपुर गया था और वहां से रजाई लेकर आया। यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता। सारे सही है अभी तक, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आज एसएसटी वालों के लिए सरप्राइज है। हाँ, लास्ट में जिनके आएंगे अच्छे बेस्ट जो रहे हैं स्टूडेंट, उनके बिल्कुल नाम दिखा देंगे आपको। कितना टाइम लिया, कितने मार्क्स आए, पता चल जाएगा। बी और सी 2 ऑप्शंस आप बता रहे हैं इसमें, एक बी और एक सी। चलिए देखते हैं। यहाँ वाक्य से वैसे आपका गलत नहीं होना चाहिए, पर हो क्यों रहा है ये नहीं पता है। मोहन जानता है कि यहाँ की अव्यय है। की अव्यय में तो मिश्र वाक्य है, और मिश्र का भी ये कौन सा है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। की के वाक्य संज्ञा आश्रित के अंतर्गत होते हैं। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, जो के साथ वह है मिश्र वाक्य, मिश्र में क्रिया विशेषण उपवाक्य। मोहन जयपुर गया था और वहां से रजाई लेकर आया। और यदि राम पढ़ता तो यदि से लेकर तो तक, तो इसका मतलब ये भी क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य यानी मिश्र वाक्य है। अच्छा, ये पूछ क्या रहा है, संयुक्त वाक्य। कहाँ होता है संयुक्त वाक्य, जहां 2 उपवाक्य किसी योजक अव्यय शब्द से जुड़े हों, और उस जो योजक शब्द है उससे पहले भी एक स्वतंत्र वाक्य होगा और उसके बाद भी एक वाक्य बनेगा, वहां होता है इसमें संयुक्त। और एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, ये जैसे योजक अव्यय शब्द है, इनसे वो जो 2 वाक्य हैं जिन्हें आप उपवाक्य कह सकते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे रोहन जयपुर गया था और वहां से रजाई लेकर आया, और इसको जोड़ने का काम किसने किया, और शब्द ने। तो इसका मतलब ये है संयुक्त वाक्य का रूप यहाँ। बाकी तीनों मिश्र के हैं, और मिश्र के अंतर्गत उसके भेद मैंने आपको बता दिए, 2 क्रिया विशेषण का और एक संज्ञाश्रित उपवाक्य का। पिछली बार 2 क्वेश्चन थे आपके वाक्य से, देखिए इसमें आगे। स्वश्रु का तद्भव रूप क्या होगा, सास, आसु, सास और ससुर। मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मुझे नहीं पता है ये वहां पर क्या था, है ना। चलो 1 मिनट, मैं इसे हटाकर यहां ये कर देती हूँ। दो ऑप्शन सेम है। बेटा मैं नाम किसी का नहीं ले रही, एक्चुअली आपके बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो। दो आंसर आ रहे हैं आपके, डी आ रहे हैं। ओके, हो सकता है वहां पर भी ऐसा ही हो ऐप के अंदर। अगर वहां था तो मैंने अब चेंज कर दिया, वहां का आंसर आप जैसा मानेंगे वो ठीक है जी। चलिए बात करते हैं, यहाँ स्वश्रु है। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा तो ससुर जी आ रहे हैं, ये ससुर जी नहीं आएंगे यहाँ, वो स्वसुर रूप होता है तो ये नहीं है। आंसू जो है वो अश्रु का रूप होता है। श्वास श्वसन से बना हुआ है तो इसका मतलब ये भी नहीं। स्वश्रु बोलते हैं सास को, सास ससुर वाला सास, तो ये सास है ना कि ससुर है। तो आप ये प्लीज ध्यान रखिएगा। हाँ, ये लगभग बच्चों ने डी कर दिया है इसके अंतर्गत, तो वो आप ध्यान रखें आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, ये तो मैंने चेंज किया ही आपके लिए श्वास, तो इसे वैसे के वैसे छोड़ देती हूँ। तो ये इसका आंसर है 3 नंबर।
निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुननी है। कान भरना, आस्तीन का सांप, चैन की बंसी बजाना और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। एक क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं, वैसे टारगेट रखना है 30 में से 30। वेरी गुड। आप वीडियो शेयर तो कर रहे हैं, कोई कंजूसी मत करना। आपने आंसर एक के सुर में दिया है इस बार तो डी। कुछ ही बच्चे एक आध हैं जो सी बोल रहे हैं। अब यहाँ देखो, हम कहते ये हैं कि मुहावरे के अंत में ना होता है। मैं हमेशा कहती हूँ ये जरूरी नहीं है आपको हमेशा वैसा रूप दे। अब यहाँ पर कुछ कलाकारी हो गई। आस्तीन का सांप होना, होना नहीं लगाया, सिर्फ आस्तीन का सांप कह करके रोक दिया गया है उसे, तो आप पूरा करेंगे तो वहां पर हो ही जाएगा। कान भरना, किसी को किसी के खिलाफ बहकाना, वो हो गया। आस्तीन का सांप बहुत नजदीकी लेकिन विश्वासघाती आप कह सकते हैं। श्वश्रु, अच्छा ससुर का स्वसुर हो जाएगा। चैन की बंसी बजाना, आराम से जिंदगी व्यतीत करना। और कहाँ राजा भोज, तो इनमें तो ना है ही, यहाँ होना लगा लेते तो आपको ना दिख जाता। तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेलनी, यानी जमीन आसमान का क्या हो गया फर्क होना। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, 4 नंबर। ठीक, देखिए जरा ये निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। शाला, क्रोध, माला, इच्छा। 4 ऑप्शन है, बता दीजिए। रणछोड़ नगरी से हैं, ओके। ससुर को बता दिया, स्वसुर। आपकी पहली क्लास है, स्वागत है बेटा। आंसर आना शुरू हो गया है मेरे पास इस प्रश्न का। बी आप उत्तर बता रहे हैं मुझे, ठीक है। हाँ भाई, एसएसटी का सरप्राइज आने ही वाला है, थोड़ा सा वेट बस। बी पुल्लिंग पूछा है, देखो शाला होती है, शाला विद्यालय वाला, माला भी होती है, इच्छा भी होती है, पर क्रोध किया जाता है, क्रोध होता है, इसका मतलब क्रोध शब्द क्या है, पुल्लिंग है। कौन से समूह में सभी पर्यायवाची शब्द शुद्ध हैं। राक्षस, तमचर, रजनीचर, निशा, इंद्र, सचिपति, देवेश, देवराज, कामदेव, कंदर्प, मनमथ, अंग, बादल, घन, पयोद, नीरस। आंसर थोड़ा सा ध्यान से दोगे तो 100% जवाब दे दोगे और 4 इंपोर्टेंट के पर्यायवाची क्लियर हो जाएंगे फिर। जी पवन, बी, ए, डी, सी, अलग अलग आंसर। हालांकि ज्यादातर बच्चे एक ही आंसर बता रहे हैं इसमें। कौन से समूह में सही पर्यायवाची शब्द शुद्ध है। यहाँ देखो, निशा नहीं होता, निशा चर हो जाता निशा में, यानी रात्रि में विचरण करने वाला, तब तो राक्षस हो जाता। निशा तो रात का इसलिए हट गया। रजनीचर वही रजनी में रात में विचरण करने वाले, और तम यानी अंधकार वही रात में, चर यानी चलने वाले विचरण करने वाले, तो ये तो हैं। इंद्र सची के पति हैं, ठीक है, सची उनकी पत्नी का नाम। देवेश देव, धन, ईश गुण संधि, और देवराज भी बोलते हैं, तो इसके तीनों सही है। पर आगे कामदेव को कंदर्प भी बोलते हैं, मनमथ भी बोलते हैं, अंग नहीं अनंग बोलते हैं। अनंग हो सकता था, अनंग भ्रमर को भी बोलते हैं। एक से अधिक के पर्यायवाची हो सकते हैं।
बादल का घन होता है, पयोद भी होता है, पय धन द विसर्ग संधि, पय यानी पानी, द यानी देने वाला। नीरस, नीर धन जय, पानी में से जन्म लेने वाला, तो ये हो गया कमल। इसका मतलब नीरद होता तो यहाँ पर आता, ये अंग की वजह से गया और वो निशा की वजह से, ये सारे सही है। तो बिल्कुल आंसर कौन सा सही हुआ आपका इसमें? बी। ठीक है, आगे देखो। सही विलोम कौन सा नहीं है? स्थावर, जंगम, कर्तज्ञ, कर्तघ्न, आमिष, सामिष, आवाहन, विसर्जन। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी। हाँ, लाइक और शेयर तो करना ही है, मैं तो रेगुलर बोल रही हूँ, काम तो आपका है बाकी करने का। अब आप करते हैं नहीं करते हैं वो आपकी इच्छा है, मेरा काम है बोलना, मैं बता रही हूँ आपको, भाई कर दो। CBD, बहुत उत्तर दे दिए भाई। चलिए बात करते हैं। स्थावर का जंगम होता है, बहुत बार आ गया, ध्यान रखना है। कर्तज्ञ का कर्तघ्न, किए गए उपकार को न मानने वाला, आपको पता है। आवाहन, विसर्जन, त्याग देना, आह्वान करना, बुलाना। आमिष, सामिष, आमिष सामिष समानार्थी हैं, निरामिष होता तो हो जाता ये। तो सरप्राइज क्या है? आप लोग जैसा कि बहुत अच्छे से जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने साइंस की टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? और आप में से बहुत से बच्चे थे, मुझे व्हाट्सअप भी कर रहे थे कि मैम सबसे ज़्यादा देने वाले तो हम SST वाले स्टूडेंट हैं, तो आपने SST की टेस्ट सीरीज क्यों नहीं शुरू की? हिंदी भी हो गया, साइकोलॉजी आपको पता है मेरी क्लास के जस्ट बाद उनकी होगी क्लास, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब बारी है SST वालों की टेस्ट सीरीज की। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हाँ, जैसे ही आपको पता चलेगा मैं बिल्कुल आपको बता दूंगी, सारी टीम बात कर रही है, तो बिल्कुल अब आपके लिए SST वालों के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज है। रीट लेवल 2 SST मॉडल टेस्ट पेपर की ये सीरीज है, जो आपको लाइव सॉल्यूशन मिलेगा कॉन्सेप्ट SST पॉइंट इस चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल पर आपको इस सॉल्यूशन की PDF भी अवेलेबल हो जाएगी, प्रेप ऑनलाइन वाले इस पर। और आप ये जो टेस्ट है ये प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी पर दे सकते हैं, और ये जो टेस्ट है ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। यानी अब आपके पास यहाँ हिंदी की भी हो ही रही है, साइकोलॉजी की हो रही है, साइंस की हो गई, और अब ये SST की यहाँ पर आ गई है। बिल्कुल ये है आपके टेस्ट 5, इसमें 5 टेस्ट हैं आपके फ्री ऑफ कॉस्ट वाले इसके अंतर्गत। तो यहाँ से देखिए, पहला आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर है ये 6 जुलाई को होगा, जो आप प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी जो ऐप है उसमें 12 बजे दे सकते हैं, और इसका सॉल्यूशन होगा कॉन्सेप्ट SST पॉइंट वाले चैनल पर, जो 6 जुलाई को ही होगा, शाम को 6 से 9 ये टाइमिंग है इस सॉल्यूशन का, 6 से 9। दूसरा पेपर 9 जुलाई को है, 9 जुलाई को ही उसका सॉल्यूशन। थर्ड पेपर 13 जुलाई को है अपने ऐप में, और 13 जुलाई को ही इसका सॉल्यूशन होगा। चौथा जो है वो भी 16 जुलाई को आपका पेपर हो रहा है, और 16 जुलाई को ही इसका आपको ऐप पर मिलेगा सॉल्यूशन। और पांचवा जो है वो 20 जुलाई को आपका टेस्ट होगा, और 20 जुलाई को ही आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन अपने वाले चैनल पर नहीं, कॉन्सेप्ट SST पॉइंट नाम से अपनी SST की जो टीम है उसका बना हुआ है अपना खुद का YouTube चैनल, वहां आप इसे ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब हम आगे की बात करते हैं। तेरह नंबर में 4 को सही बता रखा है ऐप में, बेटा गलत छप सकता है तो उसमें करेक्शन कर लो। ये देखो इसमें अगला प्रश्न, रोहन ने पढ़ा है, इस वाक्य को संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तित करना है।
रोहन ने पढ़ा था, रोहन पढ़ रहा है, रोहन ने पढ़ा होगा और रोहन पढ़ता था। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बता दो और इस बात को फटाफट शेयर भी कर दे जाना। अरे हिंदी का तो अपने इस पर चल ही रहा है ना, हिंदी की तो वीक में 2 पेपर हो ही रहे हैं ना बेटा। हिंदी का नया सिलेबस रिकॉर्डेड में पूरा डाल दिया गया, केवल बीए का पार्ट नहीं है, वो भी साकेत मैंने डाल दिया है, राइट। इसके अलावा भाषा वगैरह सारे के सारे टॉपिक्स डाल चुकी हूँ, आप वहां देख सकते हैं आराम से। वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। कहाँ भाग गए? ए और सी आंसर्स आप बता रहे हैं इसमें। जी, ये पूछ रहा है रोहन ने पढ़ा है। इस वाक्य को संदिग्ध भूतकाल में आपको बदलना है। पढ़ा है यानी अभी अभी पढ़ा है, तो ये वाक्य है आसन भूतकाल का। सबसे पहली बात ये आसन भूतकाल का है। अब हम बात कर रहे हैं इससे आपको संदिग्ध भूतकाल में बदलना है। तो संदिग्ध भूतकाल का होता है कि धातु के अंतर्गत आपको मिलेगा आ, ए, ई या ये, ई और चुका, चुके, चुकी के आगे होगा, होगे, होगी, ये आपको मिल जाएगा। होगा, होगी, होंगे, होंगा, ऐसे। तो देखो रोहन ने पढ़ा था, पढ़ा था आके बाद था, थी, तो ये तो बन गया पूर्ण भूतकाल। पढ़ रहा है, रहा रही के आगे आएगा तो तात्कालिक या सातित्य वर्तमान काल। पढ़ता था तो आ या ताते ती के आगे है तो ये हो गया सामान्य वर्तमान। और पढ़ा होगा आ गया, आके आगे आ गया होगा, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? 3 नंबर। तो 3 नंबर इसका हो गया है उत्तर। आगे देखो 15 क्वेश्चन। अब मेथड के क्वेश्चन आपके शुरू होंगे। नहीं, अभी तो एक व्याकरण का ही है। निम्न में से अव्यय शब्द कौन सा है? सच्चा, समीप, जयपुर, मेरा। सोच करके आंसर बताना। वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब। गुड इवनिंग बेटा। ओके, आप जवाब देने लग गए हैं। बी बता रहे हैं बहुत से बच्चे, डी भी बता रहे हैं। देखो सामान्य बात बताती हूँ। सच्चा, मोहन सच्चा, ये तो हो गया विशेषण। जयपुर क्या हो गया? संज्ञा। मेरा, मेरे, मेरी, ये तो हो गया सर्वनाम। अब अपने आप ही बचा है समीप, क्रिया विशेषण रूप। क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है, तो आंसर हो गया 2 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर इसका उत्तर। द्रुत पाठ में या द्रुत वाचन में किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? इसमें व्याख्या तथा अर्थ पर अधिक बल नहीं दिया जाता, इसमें व्याकरण के नियमों पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें मौन वाचन पर बल नहीं दिया जाता, इसमें अर्जित शब्द भंडार, इसमें मौन वाचन पर बल दिया जाता है, इसमें अर्जित शब्द भंडार का प्रयोग करता है। तो किस पर ध्यान नहीं देते हैं? सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। क्या आपका एक उत्तर रहता है? देख लीजिए।
वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। सी बी ए सी बी, 3 आंसर। गजब। सी होगा, बी होगा, ए होगा। देखो क्या कह रहा है ये प्रश्न। ये कह रहा है द्रुत पाठ में या द्रुत वाचन में। द्रुत का अर्थ होता है किसी चीज को क्या करना, जल्दी जल्दी पढ़ना, राइट। अगर हम लोग बात करें, वाचन के 2 भेद होते हैं, एक सहस्वर वाचन, एक मौन वाचन। उस मौन वाचन के 2 भेद होते हैं, एक द्रुत वाचन, एक गहन या गंभीर। तो द्रुत वाचन का अर्थ होता है किसी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ना, जैसे हम कहानी वगैरह को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो इसमें पहला, इसमें व्याख्या तथा अर्थ पर अधिक बल नहीं दिया जाता। तो बिल्कुल व्याख्या या अर्थ पर अधिक बल नहीं देते, क्योंकि हम सीधा रीडिंग लगाते हैं। तो ये कथन तो सही है। आप उल्टा समझ गए इस ऑप्शन को शायद। मौन वाचन पर बल दिया जाता है, क्योंकि आप जैसे मैंने कहा कहानी पढ़ रहे हैं, तो कहानी चुपचाप पढ़ रहे हो ना, तो इसका मतलब कौन सा वाचन हो रहा है, मौन वाचन। तो जाहिर सी बात है मौन वाचन पर बल दिया जा रहा है। इसमें अर्जित शब्द भंडार का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल कोई भी शब्द आपका पढ़ा हुआ है तो तुरंत अर्थ आ जाता है वहां से, तो अर्जित जो शब्द भंडार है उसका हम प्रयोग कर पाते हैं। इसमें व्याकरण के नियमों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो किस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो बिल्कुल व्याकरण के नियमों पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ पढ़ना होता है। तो अगर बात करें इसके अंदर आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर। 2 नंबर इसका उत्तर है। भाषा तत्वों का ज्ञान गद्य शिक्षण के कौन से विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अवबोध, अभिरुचि, ज्ञानात्मक, अभिवृत्ति। गुड इवनिंग बेटा, वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। रोंग हो गया क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, जिनका सही है ठीक है, बहुत बच्चों ने ए बताया। बी और सी उत्तर बता रहे हैं आप। चलिए बात करते हैं क्या एक उत्तर। ये कह रहे हैं भाषा तत्वों का ज्ञान किसके अंतर्गत आएगा। ए भी उत्तर आ गया, सी भी आ गया। देखते हैं गद्य शिक्षण के कौन से विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। भाषा तत्व का मतलब है व्याकरण के तत्वों का ज्ञान। तो व्याकरण का ज्ञान आप देंगे तो वो तो ज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगा। वैसे भी कह रहा है ज्ञान दे रहे हो तो ज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगा। सी। कविता शिक्षण की कौन सी विधि में भावानुभूति व रसानुभूति नहीं होती। खंडान्वय विधि, गीत प्रणाली विधि, अभिनय प्रणाली विधि, अर्थबोध विधि। बिल्कुल मेथड पर जल्द ही क्लास आने वाली है आपकी। हाँ, मैं आपकी सुनूंगी, अगर मैं पढ़ पाऊंगी तो आप लिख दें। हाँ, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा नहीं, मैं तो पूरी ही फास्ट चल रही हूँ। ए और सी और डी। इतने आंसर्स आ रहे हैं आपके, पता ही नहीं क्यों। कह रहे हैं खंडान्वय के अंतर्गत है, कोई कह रहा है डी है। चलिए बात करते हैं। ये कह रहा है कविता शिक्षण की कौन सी विधि में भावानुभूति व रसानुभूति नहीं होती। अगर हम बात करें खंडान्वय विधि, ये तो सुकरात
की देन है, सुकराती विधि भी बोलते हैं या आप इसे प्रश्नोत्तर विधि भी बोलते हैं। इसमें तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से कविता का पाठ आगे बढ़ता है, तो बच्चों के मन में जिज्ञासा रहती है कि आगे क्या होगा, तो ये तो देगी। गीत प्रणाली में ऑलरेडी बच्चा लय यति गति के साथ शिक्षक का अनुकरण करेगा, तो यहाँ भी मिलेगा आपको। अभिनय प्रणाली के अंतर्गत बच्चा अंगों का संचालन करते हुए और कविता पाठ कर रहा है, तो यहाँ भी उसे रस की अनुभूति हो रही है। अर्थबोध विधि, अर्थबोध विधि में शिक्षक आएगा, छात्र को अर्थ बताएगा और चला जाएगा। इसका मतलब इसमें शिक्षक सक्रिय भी नहीं है, तो ये कैसी विधि है? आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। ए नंबर कैसे बता रहे हो मुझे पता नहीं है। इसे सुकराती विधि भी कहते हैं, खंडान्वय विधि को ध्यान रखना। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मत किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, प्लेटो। ये ऑप्शन है आपके, देख लो। हाँ, उसमें मैंने डी को कर दिया। अब इसका आंसर आपको देना है। वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। सी। चलिए बात करें। बिल्कुल, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी किस में होनी चाहिए? मातृभाषा में, जिससे बच्चा आसानी से उसे समझ पाए। तो महात्मा गांधी इसका आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? उनसे प्रश्न पूछना, उनसे परिचर्चा करना, उनके विचार अभिव्यक्त करवाना, ये सभी। हाँ जल्दी करो, इसके बाद वैसे भी साइकोलॉजी का टेस्ट आने वाला है। अरे अभिनय अगर आप नाटक से भी करते हो तो नाटक देखने में आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होती क्या? गुड, आंसर मुझे बता रहे हैं आप लोग डी। ये सभी ये कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 के बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का जो सतत आकलन करने के लिए, लगातार आकलन करने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है? तो उनसे प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर देंगे, तो बिल्कुल परिचर्चा कर सकते किसी भी चीज पर, और उनके विचार भी अभिव्यक्त करवा सकते। तीनों में मौखिक रूप हो रहा है, तो इसका मतलब डी। उच्च प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका होगा कहानी पढ़कर प्रश्न बनाने को कहना, छात्रों को नई पुस्तकें पढ़ने को देना, रंगमंच पर नाटक करवाना, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दे, क्या एक उत्तर आपका रहेगा? पता चलेगा। आंसर आना शुरू हुआ है। ए, डी बता रहे हैं आप लोग। ए सी जी। देखिए प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक आकलन, रचनात्मक यानी बच्चा कितना लेखन में सक्षम है, उसके आकलन के लिए सबसे सही तरीका तो रंगमंच पर नाटक करवाना। इससे तो लेखन का पता चलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं। तो ये आगे देखो
छात्रों को नई पुस्तकें पढ़ने को देना, तो रचनात्मक नहीं, ये तो मौखिक आकलन कर पाओगे, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। कहानी पढ़कर प्रश्न बनाने को कहना, प्रश्न बनाएगा तो लिखेगा, तो बिल्कुल आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर। जो सोच समझकर जवाब देंगे वो क्लियर कर लेंगे। ये आपकी अधिगम की टेस्ट सीरीज है। ऐप पर आप टेस्ट दे सकते हैं 12 बजे से। 49 रुपए के अंतर्गत ये है कुछ आपको अधिगम, मतलब ये कोई टेस्ट सीरीज आपकी है साइकोलॉजी के अंतर्गत, है ना। तो ये है, कितने क्या टेस्ट हैं वो आपको शायद इसके बाद सर बता देंगे। ये मॉडल पेपर है और अपने चैनल पर सॉल्यूशन है इसका, टेलीग्राम प्रेप ऑनलाइन वाला है, और टेस्ट अपना इसी चैनल पर होगा। तो बाकी आपको विस्तृत जानकारी सर देंगे मेरी क्लास के बाद। ये देखो आप अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? वर्ष में 6 माह तक, जब तक छात्र की कमियों को पता न चले, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो, ये सभी। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलनी चाहिए? आंसर दे। जी नरेंद्र, कोशिश करेंगे आगे डेली क्लास के लिए। टेस्ट 2 दिन ही होगा, हाँ उसमें मैं 1 दिन व्याकरण या 1 दिन मेथड का और आपके लिए ऐड कर सकते हो। वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो और फटाफट कर लो, आगे भी फिर आपका साइकोलॉजी वाला शायद टेस्ट है इस पर। सी और डी 2 उत्तर आप बता रहे हैं। आपका प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण के माध्यम से हम छात्रों की समस्याओं का क्या लगाते हैं पता, उसके बाद हम उन समस्या के जो भी कारण है उनका समाधान करेंगे उपचारात्मक शिक्षण से। तो कब तक चलती है? वर्ष में 6 माह तक। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है, जब तक छात्र की कमियों का पता न चले। पता चलने के लिए तो निदानात्मक शिक्षण है, तो ये नहीं होगा। जब तक छात्रों का पिछड़ापन यानी जो कमियां हैं वो दूर ना हो, तो बिल्कुल आंसर कौन सा होगा? 3। ये सभी नहीं होगा क्योंकि ये निदानात्मक कर इसका कोई एक निश्चित रूप है नहीं, तो आंसर होगा 3 नंबर। व्याकरण शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? भंडारकर विधि, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि और प्रत्यक्ष विधि। ये क्वेश्चन सीटेट में भी 3-4 बार आ चुका है, तो मुझे उम्मीद है उत्तर आपका सही आएगा। डी, सी, ए 3 उत्तर बता रहे हो। व्याकरण शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? भंडारकर विधि, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। छात्रों से कहा जाता है कि केवल वो भाषा बोले जो भाषा उन्हें सिखानी है, तो इसके अंतर्गत मातृभाषा का प्रयोग क्या कर दिया जाता है? बंद। तो आंसर कौन सा होगा? डी इसके अंतर्गत आंसर। मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका संबंध शिक्षण कार्य से होता है या दीर्घकालीन प्रक्रिया है, इसमें उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, यह गुणात्मक होता है। इसमें हो सकता है आपके अलग अलग आंसर आ जाएं। वेरी गुड।
आंसर बी सी, बी सी। जी, मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा। इसका संबंध शिक्षण कार्य से होता है, ये तो सही है, सत्य है ये तो। यह दीर्घकालीन है, बिल्कुल शुरू से लेके अंतिम दिन तक है, तो दीर्घकालीन है। गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी आप बोल देते हैं। उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं, यह असत्य इसके अंतर्गत है। अदरवाइज हम बच्चे की कमियां निकाल करके, पता करके और देख सकते हैं इसके माध्यम से। पाठ्य पुस्तक में कौन से गुण पर ध्यान नहीं दिया जाता? छात्रों के स्तर का, पुस्तक की मोटाई पर, पुस्तक की शुद्धता पर और पुस्तक के मूल्य पर। दो गलत हुए, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं हुए फिर तो। और वहां तो कोशिश करनी है 30 में से 30 वालों की श्रेणी में ही आपको रहना है। बिल्कुल वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। जब मैं कहती हूँ तो पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है, फिर कहते हैं हाँ चलो चलो कर देते हैं। बहुत बार कह दिया है, अब तो कर ही देते हैं। बस जल्दी हो गए फटाफट, क्योंकि आगे साइकोलॉजी की भी क्लास है। हाँ, बी सी डी, लगभग बच्चे वैसे बी बता रहे हैं। कौन से गुण पर ध्यान नहीं दिया जाता? देखो स्तर तो देखा जाता है, उनके बच्चों के स्तर का ध्यान रखा जाता है। अशुद्धियों का ध्यान रखा जाएगा, अशुद्धि नहीं हो, शुद्ध हो। मूल्य कम होना चाहिए जिससे बच्चे आम रूप से खरीद पाए। तो मोटाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, वो जितने आपके हैं उसके आधार पर ही आएगा। एपिडायस्कोप के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें चार्ट बनाया जा सकता है, इसमें रेखा चित्र व मानचित्र के पृष्ठों को बड़े रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह एपिस्कोप या डायस्कोप दोनों का मिश्रण है। इसमें पहले केवल पारदर्शी वस्तुएं बड़ी करके दिखाने का प्रावधान है। देखिएगा जरा, असत्य पूछा है, सोच समझ कर आंसर। जल्दी से, टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का भी। डी और सी आप उत्तर बता रहे हैं, ए भी बता रहे हैं। जी, लगभग बच्चे यहाँ पर आंसर डी दे रहे हैं। एपिडायस्कोप चार्ट बनाया जा सकता है, मतलब उसका आकार रूप बन सकता है। इसके अंतर्गत केवल पहले पारदर्शी वस्तुएं बड़ी करके दिखाने का प्रावधान है, ऐसा नहीं है। लगभग बच्चों के आंसर आ रहे हैं इसमें, कई तो बी भी बता रहे हैं। बड़े रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं हम इसमें। उपलब्धि परीक्षण वह है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान अथवा किसी कौशल में निपुणता का मापन करता है। यह कथन किसका है? इबेल, सुपर, फ्रीमैन, थॉर्नडाइक। परिभाषाएं नहीं आती, लेकिन इम्पोर्टेंट परिभाषाएं ये इसमें शामिल हैं। पिछले बार भी एक परिभाषा हमारी क्लास से क्लियर हो गई थी। बहुत आंसर है, ए, डी, सी। इबेल, इबेल की है। उपलब्धि परीक्षण वह जो छात्र द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान अथवा किसी कौशल में निपुणता का क्या करता है? मापन करता है। प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? सस्वर, भाषण, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर। जल्दी, पिछले दो क्वेश्चन काफी बच्चों के गड़बड़ हुए हैं। ए आ रहा है आंसर इस बार, डी भी आया है। से लगभग बच्चे सेम पर आप जा रहे हैं। जी, एसएसटी के 5 पेपर आपके शुरू हो चुके हैं। प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक श्रवण कौशल की श्रेष्ठ विधि। तो श्रवण कौशल की श्रेष्ठ विधि कौन सी होगी? सस्वर, क्योंकि प्राइमरी पर पूछ रहा है तो प्राइमरी पर सस्वर वाचन चलेगा। तो आंसर कौन सा होगा? 1 नंबर।
पाठ संसर्ग उपागम से क्या आशय है? पाठ्य पुस्तक के पाठों के शिक्षण के दौरान ही भाषिक तत्वों को प्राप्त करना, शब्दार्थ, शब्द रचना, वाक्य संबंधी क्षमताओं को प्राप्त करना, पाठ में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों का सही उच्चारण और उपयुक्त सभी। आंसर बता रहे हो ए और बी और डी बी। इतने आंसर क्यों आए? देखो यहाँ पर पूछ रहा है पाठ संसर्ग उपागम, दो उपागम, एक पाठ संसर्ग एक रचना उपागम। इसमें पाठों के शिक्षण के दौरान ही भाषिक तत्व यानी व्याकरण का ज्ञान प्राप्त होता है, बिल्कुल। शब्दार्थ, शब्द रचना और वाक्य संबंधी क्षमताओं को क्या करवाया जाता है? ज्ञान, क्योंकि कोई शब्द कैसे बना वो सारा पाठ जो भाषिक तत्व है व्याकरण का ज्ञान आपको हो जाएगा। पाठ में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों का सही उच्चारण, बच्चा पढ़ेगा तो उच्चारण तो शुद्ध होगा ही होगा, तो सभी पर ही ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा इसके अंदर? डी। बालकों में कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है, वही है पूरे 15 प्रश्न आपके मेथड के। 16 वहां आ गए थे व्याकरण के, इसलिए यहाँ बढ़ गया ये 31वां। रसानुभूति की कविताओं के द्वारा, महापुरुषों की जीवनियों के द्वारा, पौराणिक गाथाओं के द्वारा और परियों की कहानियों के द्वारा। जरा जल्दी से बता दो। उत्तर आप बता रहे हैं डी इसके अंदर, बिल्कुल। कल्पना शक्ति है, कल्पना शक्ति तो जाहिर सी बात है परियों की कहानियों से विकसित होगी, तो कहानी के माध्यम से हम बच्चों के अंतर्गत कल्पना शक्ति का विकास सर्वाधिक करते हैं, वो भी परियों के द्वारा। वहां बच्चा सोचेगा, तो यहाँ आंसर होगा 4 नंबर। सही शब्दार्थ बताना है। इक्षण, देखना, ऐसी नफरत, हिमालय, बर्फ, दिन रात। वीडियो शेयर कर देना, सभी तक पहुंच जाए। चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। आंसर आप बता चुके हैं इसमें डी, ए, 2 उत्तर बता रहे हो। डी क्यों आ रहा है? शब्दार्थ बताना, दिन का रात थोड़ी ना होगा, ये विलोम थोड़ी है। हिमालय तो पर्वत के लिए है, बर्फ थोड़ी होता है, तो ये भी गलत है। ऐशी का अर्थ नफरत नहीं होता, ऐशी का अर्थ चाहना होता है। इक्षण, इक्षण यानी देखना। आपने परीक्षण वगैरह देखा है, परिधन, इक्षण, चारों ओर देखना, तो आंसर 1 नंबर। कौन सा सुमेलित नहीं है? धव यानी धोना, चीटला, सपोला, ठीणों, उपालंब, वाला, बच्चा। 25 में कंफ्यूजन हो रहा है, मैं एक बार देख लूंगी, अभी तो टाइम है नहीं, लेकिन अगर कुछ भी चेंज हुआ तो मैं, अगर आंसर चेंज होता है तो मैं आंसर ऊपर पिन कर दूंगी, ठीक है। 25वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना आप? मैं एक बार उसे फिर भी देख लूंगी, तो गया ऊपर। डेली टेस्ट, हाँ ठीक है, एक बार मेथड का और उसका हम और देख लेंगे। आपके आंसर आने शुरू हो चुके हैं, ए और डी। हाँ, वाला अर्थ बच्चे के लिए यूज होता है राजस्थानी के अंतर्गत, तो ये तो सही है। ठीणों यानी उपालंब, चीटला यानी सपोला, धव यानी पति होता है, धोना नहीं होता है, तो आंसर होगा 1 नंबर इसके अंतर्गत। तो ये अपनी टेस्ट सीरीज यहाँ हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट में फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास के साथ बृहस्पतिवार को, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अभी साइकोलॉजी की क्लास होगी, बिल्कुल वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, अपना ध्यान रखना। राम राम सा।